हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की ईवीएस की क्लास में। आज की ईवीएस की क्लास अब फाइनल वीक का रिवीजन शुरू हो गया है और आप सभी को आज कुछ नए क्वेश्चन जो आप अब तक नहीं करवाए, नए क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 50 बेस्ट क्वेश्चन की एमसीक्यू क्लास रहेगी, तो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो सभी बच्चे सारी पूरी क्लास देखें, आखिर तक देखें 50 क्वेश्चन, और अपनी नॉलेज को भी टेस्ट करें, और कुछ नई चीज़ें हैं उनको भी अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की क्लास के रूप में आपको ये दी जा रही है। तो जो बच्चे हमारे कोर्स ले चुके हैं वो बच्चे भी इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। इनमें से कौन से फूड न्यूट्रिशन का टॉपिक आपको करवाया गया है। तो इनमें से कौन से जीव हैं जिनमें खाद्य पदार्थ जो है वो शरीर के बाहर तोड़े जाते हैं, टूट यानी कि उनका डाइजेशन शरीर के बाहर होता है। तो यहाँ पर मशरूम हो सकता है, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड जब यूज करेंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। ग्रीन प्लांट नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट अपने बॉडी के अंदर सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और वहीं पर उसको ऑक्सीडाइज भी करते हैं एनर्जी लेने के लिए। अमीबा बॉडी के अंदर लेके जाता है, चीज़ों को खा लेता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा कट गया। उसके बाद बात होती है यीस्ट की। यीस्ट एक फंजाई है, जिसे आप खमीर भी कहते हैं, फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनाने में काम आता है। मशरूम भी एक ऐसा ही फंगस है, और इसी तरीके से ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड की फंगस है उस वो ये सारी की सारी अपने फूड को बाहर ऑक्सीडाइज करती है, और उसके बाद स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करती है। तो हमारा आंसर तो लगभग लगभग ये बन जाएगा। बात है पैरामीशियम अमीबा। अमीबा फिर से कटेगा, क्योंकि अमीबा फूड को खा लेता है, ठीक है। कसकट्टा भी नहीं है, कसकट्टा फिर से आ गया है। लाइस, ये तो अब खून पीता है। टेपवर्म भी जो होता है वो बॉडी के अंदर अगर रहता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो खाने को पहले खाता है, उसके बाद अंदर ही डाइजेस्ट करता है। तो आप इजीली चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं अगर अपनी नॉलेज को यूज करें। क्वेश्चन भले ही नए हैं, लेकिन टॉपिक वही है जो आपको पहले करवाए गए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं करवाए गए आपको, ठीक है। एक और जानकारी आप सभी को देनी है जिन बच्चों को इस ये जानकारी नहीं मिली है। द मच अवेटेड जो पेडागोगी की जो ज्ञान की पुड़िया है वो आ चुकी है, और वो आप फाइनल वीक में जानबूझ के हमने रिलीज की, ताकि आप खूब कंप्रहेंसिव पढ़ ले, खूब अंडरस्टैंडिंग बना ले। और एक जो डर होता है, जो सभी बच्चे मुझे मैसेज करके बता रहे हैं सर बहुत डर लग रहा है, 60 मार्क्स का जो डर है वो आपका दूर हो जाएगा। बहुत क्विक रिवीजन के लिए मुझे लगता है एक ऐसे नोट्स बनाए गए हैं जिसे नाम दिया गया है ज्ञान की पुड़िया। इस ज्ञान की पुड़िया से आप एक वीक के अंदर मुझे लगता है 4-5 रिवीजन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ही डर खत्म, उतना ही कॉन्फिडेंस ज़्यादा। और मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि जो कंपटीशन है वो रिवीजन का खेल है। रिवीजन करके जाएंगे आप जीत के आएंगे। तो ये ज्ञान की पुड़ी आप ले सकते हैं। ये डाउनलोड नहीं हो पाएगी, क्योंकि डाउनलोडिंग में जब प्रिंट करते हैं तो इसको फॉर्मेट ऐसा किया गया है, थोड़ा कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बस पढ़ने के लिए इसको ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनिमम चार्ज रखा गया है ताकि हमारे कंटेंट सेफ रहे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेट्रोट्रोप्स मेक देयर फूड। हेटरोट्रोप यानी कि विषमपोषी अपना भोजन बनाते हैं, इसने करेक्ट पूछा है। तो हेटरोट्रोप अपना भोजन तो अपने आप नहीं बनाते, ये तो दूसरों से खाते हैं। हेटरोट्रोप यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मेक फूड, नहीं जी, ये तो वही बात हो गई। उसके बाद हेट्रोट्रोप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, ये तो ठीक लग रहा है, तो हम एक बार इसको टिक करके रख लेते हैं, लेकिन चौथे ऑप्शन को भी देखेंगे। हेट्रोट्रोप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, जी नहीं, ये गलत बात है। ये ऑटोट्रोप के लिए होगा, जो स्वपोषी होते हैं वो ये काम करते हैं, ना कि हेट्रोट्रोप ये काम करते हैं। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया सी। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे, यानी कि तीसरे क्वेश्चन पे। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है आप ज़रूर कमेंट में सेक्शन में बताएं। आज की ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, किन्हीं कारणों से कुछ टाइम कहीं डेवोशन करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से आपको क्लास मिस ना हो, इसी वजह से आप ये रिकॉर्डेड वे में दी गई है ताकि आपकी प्रैक्टिस ना रुके, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं कि सर ईवीएस के लिए आप से जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों को ये रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है, ठीक है। बहुत सारी लाइव क्लास दी गई है, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है ताकि आपको प्रैक्टिस ना रुके, 50 क्वेश्चन बढ़िया वाले मिल जाए। विच स्टेटमेंट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रोप्स इज इनकरेक्ट, यानी कि जो स्वपोषी होते हैं उनके बारे में गलत बात क्या है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने गलत ढूंढनी है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, ठीक है जी, ये भी ठीक है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये देखिए ये इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट लिखा है, यहाँ पर हमें कुछ डाउट हो सकता है। दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, बिल्कुल जो फूड चेन होती है उसमें प्रोड्यूसर के रूप में पहला ट्रॉपिक लेवल यही बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूसर हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं, यानी कि हर्बिवोर्स आ जाते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा तीसरा गलत हो गया, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं, ये ठीक है, ये हमारा तीसरा गलत हो गया और हमारा आंसर भी फिर तीसरा ही हो गया, ठीक है। हमारा आंसर भी क्या हो गया, तीसरा, ठीक है जी। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज रिएक्शन अकर इन फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। पौधों में पोषण, आपको नोट्स दिए गए हैं, आपको पढ़ाया भी गया है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा गया है। फोटोसिंथेसिस में कौन सी प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी फ्रॉम लाइट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, वाटर इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिड्यूस्ड। कौन सा सही आंसर होगा बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, कम नहीं हो जाता, उसको अनाक्षीकृत किया जाता है और पानी को आक्षरित किया जाता है। कौन सा सही है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल बनाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिए कि क्या आंसर हो सकता है, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ये। क्या CO2 रिड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, ये भी एक बढ़िया चीज है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, या क्वेश्चन पहले आपका आंसर आएगा तभी मैं इसको करूंगा। देखिए, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड मीन्स इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ये हमारा सही आंसर होगा। देखो, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, इसमें कहीं पर दिया हुआ है, जी हाँ, लेकिन ये दोनों ही कह दिया है, ओके। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड दी हुई है, ठीक है, ये पहला ही हो गया, फिर तो सही आंसर हमारा पहला हो गया। ध्यान रखिए, पानी को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि जो वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, ये चीज़ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो हमारा पहला आंसर ठीक हो गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन अगर बनाने की कोशिश की जाए तो। A few drop of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue black in color. This indicates rice water has चावल के पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें मिलाई जाती है तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। तो यह क्या इंगित करता है कि चावल के अंदर क्या है। देखिए, प्रोटीन का टेस्ट नहीं होता ये, अगर आपने छठी सातवीं क्लास में अगर लैब में ये टेस्ट किया है तो आप इसका आंसर भी बता पाएंगे। तो ये प्रोटीन का टेस्ट तो नो डाउट होता नहीं है, सिंपल प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कोई भी नहीं होता है। ये फैट का टेस्ट भी नहीं, स्टार्च का टेस्ट जो होता है आयोडीन सॉल्यूशन से होता है। चावल के अंदर स्टार्च होता है और उसी का टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से किया जाता है। बढ़ते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आपको शायद आपके जो लाइव क्वेश्चंस होंगे उनको जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम कौन सा होगा। ये डाइजेशन का करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है कि भोजन जो पास करेगा पहले कहाँ जाएगा
उसके बाद कहाँ जाएगा और फाइनली वो कहाँ तक पहुंचेगा। देखिए जहां पर भी माउथ है वो तो होगा ही होगा, तो चारों में माउथ है, अभी हमारा आंसर यहाँ से नहीं निकलेगा। अब आ गया है दूसरा पॉइंट, स्टोमक। उससे पहले ओइसोफेगस में खाना जाएगा, स्टोमक वाले को हम काट देते हैं, यानी कि तीसरा कट गया और पहला कट गया। अब हमारा ऑप्शन दूसरा चौथा बचा है। ओइसोफेगस से देखे आगे देखे तो स्टमक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी स्टमक ही दिया हुआ है। यहाँ पर पहले इन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन दे दी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन दी है, जबकि स्मॉल पहले आनी चाहिए, तो हमारा दूसरा भी कट गया और हमारा आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। एलिमेंट्री कैनाल में भोजन कहाँ कहाँ से पास करेगा, या पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा, ये सीक्वेंस आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिलेवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द स्लाइवा, विच ऑफ द इवेंट इन द माउथ विल बी अफेक्टेड। लार में अगर लार अमाइलेज की कमी हो जाए तो मुंह में कौन सी घटना प्रभावित होगी। देखिए ये से स्लाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, ठीक है, इसकी वजह से मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसकी वजह से होता है, टाइलिन की वजह से, या स्लाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। अगर ये कम हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी, प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, ठीक है। इसने कहा कि प्रोटीन ये अफेक्ट होगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन इनटू इम्यूनो एसिड ये नहीं होगा, ये माउथ में नहीं होता। स्टार्च का जो ब्रेकिंग डाउन होता है, आप रोटी को लंबे समय तक चबाते रहें तो आपको मीठी लगने लगती है, क्योंकि स्टार्च का ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्जन शुरू हो जाता है, तो यही अफेक्ट होगा, ठीक है। फैट्स का ब्रेक डाउन भी माउथ के अंदर नहीं होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया कि अगर ये इसकी कमी होगी तो स्टार्च का ब्रेक डाउन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। इनर लाइनिंग, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट की भीतरी परत वो जो होती है वो प्रोटेक्ट की जाती है किसके द्वारा। देखिए पेट में HCl सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, जो जो हमारा फूड होता है हमारे पेट के अंदर जाता है, उसमें कोई कीटाणु वगैरह ना हो तो उसको ये खत्म कर देता है। HCl जो उसको रिंज करता है, एक तरह से खाने को धोता है। लेकिन इस HCl से हमें कौन बचाता है। देखिए स्लाइवरी अमाइलेज जो है ये तो माउथ के अंदर सीक्रेट होता है। पेप्सिन जो होता है ये स्टमक के अंदर ही सीक्रेट होता है हालांकि, लेकिन ट्रिप्सिन आपसे पूछे तो पैनक्रेटिक जूस के अंदर सीक्रेट होता है। बाइल जूस लीवर से आता है, इंटेस्टाइन में आता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये सही आंसर होगा, ठीक है। HCl से इसको बचाने की कोशिश की जाती है, और ये बलगम नहीं होगा, ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट होता है जो लीवर से बाइल को रिसीव करता है। देखिए वैसे तो अगर आप देखा जाए सीक्वेंस में देखा जाए तो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो सीधा इंटेस्टाइन में नहीं आता, लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद ये जाता है गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर से जब ये आता है तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको सिक्रेट किया जाता है। जो बाइल जूस होता है ये फैट के डाइजेशन में काम आता है, तो हमारा सही आंसर दूसरा होगा। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। फूड का डाइजेशन जो कंप्लीट हो जाता है वो कौन से पार्ट में हो जाता है। हालांकि फूड का डाइजेशन आपसे पूछे कहाँ से शुरू होता है तो माउथ से शुरू होता है, ठीक है। डाइजेशन शुरू तो हो जाता है माउथ से, ओके। लेकिन इसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, माउथ के बाद इसका डाइजेशन, कुछ डाइजेशन स्टमक के अंदर भी होता है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक में भी होता है, और फाइनल जो हमारा डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है।
और यहीं पर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का बस एक ही रोल है, ये जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। जो मल बच गया है उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करता है और किसका ज़्यादा रोल नहीं है। फाइनल डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, छोटी आंत जिसे कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। चूज फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम फॉलोइंग, इनमें से पेनक्रियाटिक जूस के फंक्शन को चूज करें। ये हमने एक टेस्ट सीरीज में भी दिया था और उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन गलत भरा हुआ था। उसमें पेप्सिन को भी हमने गलती से पेनक्रियाटिक जूस में डाल दिया था। तो पेप्सिन तो आपको गैस्ट्रिक जूस में आएगा और ट्रिप्सिन आएगा पेनक्रियाटिक जूस में। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। देखिए लाइपेज भी पेनक्रियाटिक जूस से आया है और ट्रिप्सिन भी उधर से आया है, लेकिन लाइपेज जो है वो लिपिड को का वो करता है, डाइजेशन करता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये लिपिड यानी कि फैट का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन तो ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज डाइजेस्ट प्रोटीन, ये भी अपोजिट दे दिया। ट्रिप्सिन जो है वो इमल्सिफाइड फैट का नहीं, प्रोटीन का करता है, और यहाँ लाइपेज करेगा इमल्सिफाइड फैट का। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, फिर से गलत हो गया। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन का करेगा ना, तो ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और लाइपेज डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को। तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेप्सिन का ध्यान रखिए, वो स्टमक से रिलीज होता है और वो हमने आज या कल में आपके टेस्ट में भी ठीक करवा कर दिया जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो सही सीक्वेंस कौन सा होगा? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है किस चीज़ में, कि ये प्लांट्स का माना है या एनिमल्स का माना है। अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट से एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अल्कोहल इथेनॉल बनने की गुंजाइश बनेगी, और ह्यूमन के अंदर होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि हम इस क्वेश्चन के अंदर एनिमल्स वाला स्टडी कर रहे हैं, और एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो पहले पायरुवेट में, ये इथेनॉल को तो काट ही दो। ठीक है, और इस इथेनॉल को भी काट दीजिए, लैक्टिक एसिड वाली बात पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्लूकोज, पायरुवेट और लैक्टिक एसिड। ठीक है, पायरुवेट बनेगा और उसके बाद लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यही सीक्वेंस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और मसल फटीग हो जाती है, मतलब मसल क्रैम्प फील होगा। पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ज़्यादा एक्सरसाइज जब होती है तो मसल मसल हमारी पेन करने लग जाती है, वही बात है ये। द पेनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर नहीं होता? अभी हमने बात की थी ट्रिप्सिन है, क्योंकि ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अमाइलेज है, ये फैट का डाइजेशन करेगा। लाइपेज है, ये फैट का डाइजेशन करेगा, और ये तो कार्बोहाइड्रेट का करेगा अमाइलेज तो। टाइलिन नहीं होता, टाइलिन माउथ के अंदर होता है, जिसे सलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं। ये पेनक्रेटिक जूस के अंदर नहीं होता, ये सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर होती है उसके अंदर होता है। बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन पे। पेनक्रियाज पोर इट्स देयर सिक्रेशन इनटू, जो अग्नाशय है वो अपना स्राव कहाँ पर डालता है? पेनक्रियाज एक हमारी बॉडी की एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन भी है, एक्जोक्राइन भी है। तो जब ये एक्जोक्राइन की तरह काम करती है, एक्जोक्राइन की तरह काम करती है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है, और जब ये एंडोक्राइन में काम करती है, एंडोक्राइन की तरह, तो ये हमारे कौन से पार्ट में करती है? ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती है और सीधा ब्लड में अपना चीज़ों को डालती है। अब एक्जोक्राइन जो होता है, एक्जोक्राइन में ये अपना सिक्रेशन डालती है स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट के अंदर। ठीक है, हालांकि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया हुआ है, लेकिन उसके बिल्कुल स्टार्ट जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको कहते हैं डिओडिनम। यहाँ पर ये अपना सिक्रेशन डालती है जिसके अंदर अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के एंजाइम होते हैं, वो डालती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, स्टमक के अंदर भी नहीं डालती है। ठीक है, पेनक्रियाज अपना सिक्रेशन कहाँ पर डालती है? डिओडिनम में।
द किडनी इन ह्यूमन बींग पार्ट इज आर पार्ट ऑफ, जो ह्यूमन बींग के अंदर गुर्दे पाए जाते हैं वो किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, या सर्कुलेशन का? न्यूट्रिशन में तो आप देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो आंसर मिलेगा। न्यूट्रिशन में आप एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन में आप लंग्स को पढ़ते हैं, सर्कुलेशन में आप ब्लड को पढ़ते हैं या हार्ट को पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन यही है, ये मल त्याग नहीं कहेंगे इसको, इसको सही ट्रांसलेशन होगा उत्सर्जन। ठीक है, इसका सही जो ट्रांसलेशन होगा उत्सर्जन में काम करती है। ठीक है, यहाँ से आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर खराब चीजें होती हैं उसको बाहर निकालने में मदद करती है। द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, रंध्र जो होते हैं पत्तों के अंदर जो रंध्र होते हैं उनका खुलना और बंद होना किस चीज पर डिपेंड करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। हालांकि यहाँ ऑक्सीजन भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी दिया है स्टोमेटा के अंदर, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? गार्ड सेल के ऊपर। अगर गार्ड सेल जो होते हैं उसके अंदर खूब सारा पानी होता है, ठीक है, तो ये खड़े होंगे, ये खुले होंगे। और अगर पानी नहीं होगा गार्ड सेल के अंदर, जैसे बहुत सारा पानी है तो ये पूरी स्वेल हो जाएगी, ठीक है, गार्ड सेल, और ये रंध्र खुल जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएगी ना तो ये रंध्र खुल जाएंगे। अगर इसमें पानी कम होगा तो ये बंद रहेंगे, बीच का एरिया बंद हो गया है। तो ये गार्ड सेल पर डिपेंड करता है, गार्ड सेल्स ही होते हैं जो ये जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटा कहते हैं और इनको गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल पर डिपेंड करता है इसका ओपनिंग, या तो यहाँ पर कहीं पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रोल नहीं दिखाई देगा आपको। इन द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड बाय, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा था। मैंने कहा है कि पेप्सिन जो है वो स्टमक के द्वारा रिलीज होता है और ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है। तो यहाँ पर देखिए सही सीक्वेंस ये हो रहा है। गॉल ब्लैडर को आप हटा सकते हैं क्योंकि इससे तो बाइल जूस इकट्ठा होता है ना, तो इससे सिक्रेट तो होता ही नहीं है। लीवर से भी बाइल जूस ही सिक्रेट होता है, तो यहाँ पर बाइल जूस का जिक्र नहीं है। सिलेवरी ग्लैंड से तो सलाइवा जो होता है या टाइलिन जिसको कहते हैं सिलेवरी अमाइलेज वो सिक्रेट होता है। तो इजीली आपको तीसरा आंसर होगा। मैंने ये सारे ऑप्शन इसलिए एनालाइज किए कि आप भी ऐसे वहां पर अटेम्प्ट करें। जब आपने आंसर निकाल भी दिया, डिसाइड भी कर ले, तो भी आप तीन ऑप्शन को जरूर देखें ताकि आपका आंसर बिल्कुल श्योर हो। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ अगर आपके 130 नंबर आने होंगे तो 150 नंबर आएंगे, आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो, क्योंकि टाइम की वहां पर कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 घंटे का पेपर होता है डीएसएसबी में टीचर का, और उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 180 क्वेश्चन आएंगे, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत मेच्योरिटी के साथ, बहुत शांति के साथ पेपर को करें तो बेटर रहेगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल, ठीक है, पित्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? सिक्रेटेड बाय डक्ट, स्टोर्ड इन लीवर, गलत बात है, डक्ट से सिक्रेट नहीं होता है। देखिए सिक्रेटेड बाय लीवर यहाँ तक तो ठीक है, स्टोर्ड इन बाइल डक्ट ये भी गलत है, बाइल डक्ट के अंदर ये स्टोर नहीं होता। सिक्रेटेड बाय लीवर, हाँ लीवर सिक्रेट करता है, और स्टोर होता है किसमें? गाल ब्लैडर में, ये वाला ठीक है। गाल ब्लैडर जिसे पित्त की थैली कहते हैं उसके अंदर संचित होता है। सिक्रेटेड बाय गाल ब्लैडर गलत हो गया, एंड स्टोर्ड इन लीवर ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर इसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, और करेक्ट हमें मिल गई। बाइल जूस जो है वो लीवर से सिक्रेट होता है, पीले रंग का होता है, और ये गाल ब्लैडर में सिक्रेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और बाद में बाइल डक्ट से ये ड्यूडेनम के थ्रू आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय स्लेवरी अमाइलेज, फूड का कौन सा कंपोनेंट है, घटक है जो जो स्लेवरी अमाइलेज के द्वारा पचाया जाता है? आंसर इजी है, मुंह के अंदर केवल एक ही घटक का डाइजेशन शुरू होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, इनको पचाया नहीं जाता। फैट का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के अंदर शुरू होता है। तो स्लेवरी अमाइलेज की बात हो रही है, तो ये तो माउथ की बात हो रही है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन ये करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड, प्रोटीन पहले कहाँ डाइजेस्ट किए जाते हैं, सर्वप्रथम पाचन प्रोटीन का कहाँ पे शुरू होता है? तो बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था, स्टमक के अंदर पेप्सिन जो रिलीज होता है वहां से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट डाइजेस्टेड की बात आ गई तो दूसरा आंसर है, और फाइनल डाइजेशन की बात आई तो फिर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन तो कट ही रहे। स्टमक के अंदर पेप्सिन से इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें इसका फाइनल डाइजेशन होता है। विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद फूड, कौन सा फर्स्ट एंजाइम है जो कि फूड के साथ मिक्स होता है? इजी है, पहला ही हो जाएगा सेलेवरी अमाइलेज, जो कि सबसे पहले माउथ के अंदर इसके साथ फूड के साथ मिक्स होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको इस रिपीटिशन से फायदा तो होगा ही होगा। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे हमने पहले भी करवाए, लेकिन वो थोड़े अलग क्वेश्चन थे, टॉपिक सेम था। अब वो टॉपिक रिवाइज होंगे दोबारा से जिनमें गैप बन चुका है। द सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोप्स आर, देखिए जो सेलुलर एनर्जी रिजर्व कोशिकीय ऊर्जा भंडारण होता है ऑटोट्रोप्स के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? जब सेलुलर एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, ये कह रहा है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑटोट्रोप्स यानी कि पौधों के अंदर जो सेलुलर एनर्जी रिजर्व हो रही है वो स्टार्च कहलाती है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया गया है केमिकल एनर्जी के अंदर, वो केमिकल कौन सा है? ये स्टार्च होता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फिर जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं स्टार्च बनाते हैं। ऑटोट्रोप की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। द ऑटोट्रोप रिक्वायर्स, ऑटोट्रोप्स को क्या किस चीज की जरूरत होती है बताइए? ये फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सभी चीजों की आवश्यकता होती है उसको, ऑटोट्रोप्स को। किस लिए? अपना भोजन बनाना है, अपने आप बनाना है ना, स्वपोषी है वो। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से CO2 और वाटर को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदला बदला जाता है। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर टेक्स प्लेस इन, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और पानी में विघटन कहाँ पर होता है? आप सभी जानते हैं कि पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी ब्रेक डाउन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, लेकिन हाँ, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और फिर वो पायरुवेट में बदल जाता है, बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड और इन चीज़ों में बदलता है। अम, वैसे हमारा पहला एग्जाम आंसर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ही होना चाहिए, क्योंकि इसने एनर्जी भी बात की है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सही आंसर होगा। यहीं पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो ये सही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सही आंसर होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, इसी कारण से कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ व्हाट, अगर हवा को लाइम वाटर के थ्रू पास किया जाता है तो वो मिल्की कलर का हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। तो उस हवा के अंदर कौन सी गैस होनी चाहिए? वाटर तो ऑलरेडी वाटर के अंदर से तो पास ही कर रहे हैं, लाइम स्टोन की वजह से नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको पास करवाते हैं जब आप लाइम वाटर के अंदर से, तो वो दूधिया कलर का होता है, लाइम वाटर बन जाता है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन्वॉल्व इन इनहेलेशन, अंत श्वसन जब किया जाता है यानी कि हवा को अंदर लेके जाया जाता है, तो वायु का सही मार्ग कौन सा बनेगा? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि इजी भी है अगर आप इसको ठीक से करना चाहें तो। सबसे पहले तो नोस्ट्रिल जो होते हैं हमारे, जो नथुने होते हैं, जो दो सुराख होते हैं बाहर की तरफ, उससे हवा अंदर जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एक कॉमन पाथ होता है जहाँ से फूड और हवा दोनों ही पास होती है, इसको फेरिंग्स कहा जाता है। और फिर लैरिंग्स वो पार्ट है जहाँ से ट्रैकिया के अंदर
हवा जाएगी जिसको विंड पाइप कहा जाता है, ट्रैकिया, और फिर उसके बाद एल्वियोली। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया, फेरिंग्स का सीक्वेंस गलत कर दिया, उसके बाद यहाँ लैरिंग्स का सीक्वेंस गलत कर दिया, और नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। हमें आंसर मिल चुका है हमारा दूसरा। पहले वो नथुना से होते हुए, फिर वो जो नेजल कैविटी के अंदर से होते हुए, फिर ऐसे कॉमन कैविटी जहाँ से फूड और हवा दोनों जाती है, फिर लैरिंग्स के थ्रू वो ट्रैकिया विंड पाइप में जाएगा, और फिर लंग्स के एल्वियोलियो में जाएगा। बीच में जो है वो ब्रोंकाइटिस भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधा एल्वियोली लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सीक्वेंस तो सही मिल ही गया है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन, श्वसन के दौरान गैसों का जो आदान प्रदान कहाँ पर होता है, रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर आपको ये जो रेस्पिरेशन पूछ रहा है, ये इनहेलेशन के टाइम का पूछ रहा है। ठीक है, ये सेल के अंदर एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कोई भी बॉडी ऑर्गन ऐसा नहीं दिया गया जो सेल के अंदर हो। कोशिका के अंदर भी CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है ब्लड के बीच में, लेकिन यहाँ वो ऑर्गन नहीं दिए गए हैं। तो इसने कहा ट्रैकिया के अंदर और लैरिंग्स के अंदर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। सेल का जो आदान प्रदान, जो कोशिका जो आदान प्रदान होता है, ये देखिए इसने कहा कि एल्वियोली और ग्लो थ्रोट नहीं, ये गला भी नहीं, गले के अंदर भी आदान प्रदान नहीं होता। थ्रोट फिर से दे दिया, यहाँ पर भी आदान प्रदान नहीं होता। लंग्स जो होते हैं वो गुब्बारे जैसे होते हैं, और उस लंग्स के अंदर जो हवा जाती है वो ऐसे गुब्बारे के पार्ट के अंदर ये एल्वियोली टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो हवा जाती है और ये फूल जाते हैं, और यहाँ पर होता है ब्लड। तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है, CO2 ले ली जाती है और ऑक्सीजन दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स के अंदर ये होता है, एल्वियोली कहा जाता है। लंग्स के अंदर जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है, फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं, उसी में गैसों का आदान प्रदान होता है। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बैक फ्लो का जो होता है वो कैसे मेंटेन होता है। हार्ट के अंदर वाल होती हैं। ठीक है, तो इस ये वाल क्या करती है, जब कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है तो रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है ओरिकल है, फिर वेंट्रिकल है। ठीक है, तो जब कंट्रैक्शन किया जाता है तो ब्लड वापस जा सकता था, यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड वापस जा सकता था, लेकिन यहाँ पर वाल लगी होती है। ठीक है, हार्ट के अंदर जो वाल होती है वो बैक फ्लो ब्लड को रोक देती है। ठीक है, यूरिन का सही सीक्वेंस क्या है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यूरिन कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन बताइए कौन सा होगा। देखिए, किडनी जो होती है, किडनी से जो पाइप यूरिन ब्लैडर के अंदर आती है उसे कहते हैं यूरिटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सही है, बिल्कुल ये वाला ठीक रहेगा। किडनी से जो यूरिन आता है वो जिस पाइप के थ्रू आता है उसे यूरेटर कहा जाता है। फिर उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसमें स्टोर हो जाता है, और उसके बाद जो ओपनिंग होती है उसको यूरिथ्रा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ किडनी बाद में दे दिए तो गलती हो गया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ठीक होगा। यहाँ इसने यूरिटर तो दिया था लेकिन यूरिथ्रा को आगे ले आए थे, तो ये गलत हो गया है, और यूरिनरी ब्लैडर पहले आ गया, ये भी गलत हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा सही सीक्वेंस तीसरे पे आ जाएगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। During deficiency of oxygen in the tissue of humans, pyruvate acid is converted into lactic acid। अब देखिए, अब ये कंप्लीट डाइजेशन की बात नहीं हो रही, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। जो पहले हमने बात की थी जिसमें एनर्जी भी रिलीज हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही थी, वो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात थी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में काउंट किया था। लेकिन यहाँ पर पायरुवेट जो है, अब क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया है पायरुवेट के अंदर। बाद में यही पायरुवेट एसिड जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कहाँ पे होगा, ये पूछा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, अब साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर वही पायरुविक एसिड जो है बाद में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा आंसर सही होगा पहला, साइटोप्लाज्म। जाइलम किस में हेल्प करता है।
जाइलम किस चीज में मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, बोथ वन एंड टू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखिए, फूड का ट्रांसपोर्टेशन तो फ्लोएम के थ्रू होता है और ये टू वे फ्लो होता है, आप सभी जानते हैं। डेड टिश्यू के रूप में जो जाइलम जाना जाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर तो करता ही करता है, नो डाउट, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन ये बोथ वन एंड टू तो नहीं होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी करता है, क्योंकि पानी में घुले हुए मिनरल्स है वो भी जाते हैं। ठीक है, तो हम एक ब्रॉड व्यू में चौथा क्वेश्चन आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन पे। ये 10 तक की क्लासेस के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये 12 लेवल पे नहीं है। अब कहता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली लेंथ अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसमें रेंज आती है असल में, कई जगह 9 मीटर भी लिखा मिलता है, कई जगह 6 मीटर भी लिखा मिलता है, तो यहाँ पर रेंज लिख दी है हमने। 6 से 9 मीटर हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि माउथ से लेकर जो एनस है वहां तक की लेंथ बताइए आपको, तो ये हो गई टोटल 6 to 9 मीटर। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। किस अंगक को कोशिका की शक्ति ग्रह कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यही वो साइट है जहाँ सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन होता है और ग्लूकोज को CO2 और H2O में कन्वर्ट करके और CO2 रिलीज कर दी जाती है और ATP से एनर्जी ले ली जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। और कोशिका का पैकिंग हाउस गोल्जी बॉडी को कहते हैं और सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहते हैं। इसी तरीके से किचन जो है वो प्लास्टिड्स को कहते हैं। विच रेस्पिरेशन इज मच एफिशिएंट। इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन ज़्यादा अधिक एफिशिएंट होता है? एफिशिएंट का मतलब है एनर्जी देने वाला ज़्यादा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसको कंप्लीट डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, और एनोरबिक रेस्पिरेशन में अगर एनिमल्स के अंदर है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर से प्रोडक्ट बनाया जाए तो अल्कोहल बन जाता है, इथेनॉल जिसको कहा जाता है। अब इसके अंदर पूरा ऑक्सीडेशन अभी नहीं हो पाया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रह गई है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में निकलेगी अब? एरोबिक में। और कितनी ज़्यादा निकलेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। हाँ जी, अब है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये क्वेश्चन है। आसान है आप सभी के लिए, आप सभी ने इसको पढ़ा हुआ है। एटीपी के रूप में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे भी आप एटीपी का कोई और ऑप्शन लिख भी नहीं रहा है, डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट इज द राइट आंसर, तीसरा आंसर सही होगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल सा है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनहेलेशन जब होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। जब भाई इनहेलेशन होता है यानी कि हवा अंदर भरी जाती है, तो हमारी पसलियाँ अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ आती हैं। ठीक है, आप सांस लेके देख लीजिए, आपकी पसलियाँ बाहर की तरफ आई है। डायफ्राम यानी कि जो आपका ऊपर का जो कैविटी है, इस कैविटी के नीचे ये जो एक लेयर बनी होती है वो नीचे की तरफ फैलता है। ठीक है, तो ये भी गलत बात है। इन एल्वियोली exchange of gas takes place and oxygen from the alveolar air diffuses into the blood and carbon dioxide from the blood enter into the alveolar sacs। यहाँ पर ध्यान रखना है, एल्वियोली के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस होता है, दैट इज ऑक्सीजन जो एल्वियोली एयर जो है उससे ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में है वो उस एल्वियोली के अंदर वापस आ जाती है। ये ठीक लग रहा है। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन।
एल्वियोली डज नॉट हेल्प इन द इंक्रीजिंग सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैस, ये गलत है। देखो ये बात लिख दी इसने, ये गलत है। एल्वियोली क्या करता है, एल्वियोली क्या है, गुब्बारे के जैसा ये फूल जाता है, तो पहले इतना था अब इतना हो गया है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया, डिफ्यूजन का एरिया बढ़ गया है ना। तो ब्लड के अंदर जो यहाँ पे एल्वियोली के आसपास जो ब्लड होता है उससे ज़्यादा CO2 जो होती है वो इसके अंदर चली जाती है, और इसके अंदर से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है। ये तो हमारा सही हो गया, दूसरा हमारा सही हो गया। ठीक है। और यहाँ इसने कहा कि ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जबकि ऑक्सीजन के लिए कम होती है। ऐसा नहीं है, ये एफिनिटी डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कहीं पर O2 ज़्यादा होती है, जैसे लंग्स के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो O2 ज़्यादा अंदर चली जाती है, तो O2 के साथ ये अपना बॉन्ड बना लेगा और CO2 को तोड़ अब छोड़ के उसको बाहर छोड़ देगा। लेकिन अब सेल के अंदर क्या होता है कि वहां पर CO2 बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर O2 के साथ अपना बॉन्ड तोड़ देगा और CO2 के साथ बना लेगा और उसको लेके आएगा लंग्स के अंदर। तो तीसरा गलत हो गया, दूसरा ठीक हो गया। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन, कहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। दूसरा आंसर हो गया एल्वियोली ऑफ लंग्स के अंदर होता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन का तो यहाँ कोई ऑर्गन भी नहीं दिया, इसलिए हमारा दूसरा ही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, हृदय के बारे में कौन सा कथन सही है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी व्हाइल राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट सा दिखेगा, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ो तो आपको आंसर मिल रहा है। अगर आपको ये भी ना पता हो ना एट्रियम के अंदर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड कैसा होता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो भी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा कभी नहीं होता। जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो ब्लड आता है उसके अंदर CO2 ज्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड होता है। while right atrium receives deoxygenated blood from lungs, लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता जी, लंग से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये गलत हो गया पहले वाला। इजीली आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ। The left ventricle pumps oxygenated blood from different part of the body while right to different body part while right ventricles pump deoxygenated blood to lungs। चलिए इस पे हम रुक जाते हैं अगर हमें अभी भी कंफ्यूजन है तो। लेफ्ट atrium transfer oxygenated blood to the right ventricle which send it to the different part of the body। right atrium receives oxygenated blood from different part of the body। फिर से गलत, देखिए ये वाला फिर से गलत हो गया, क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा, तो ये तो इसी से गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बच गया दूसरा और तीसरा। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है उससे जाएगा ये। ठीक है, हमारा दूसरा आंसर सही हो गया। विच एरियाज आर द हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एस एंड कैमल्स। कौन से एरियाज जो है वाइल्ड एस और कैमल्स के लिए हैबिटेट बनता है। वाइल्ड एस जंगली गधा भारत में कहाँ मिलता है, एरिड एरिया में मिलता है, और कैमल भी वही मिलता है, कोस्टल एरियाज में नहीं मिलता, स्वैम्पी एरिया दलदली एरिया में नहीं मिलता, हिमालयन रीजन में नहीं मिलता। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक का आ गया, लेकिन बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो या तो न्यूट्रिशन से या सर्कुलेशन से या रेस्पिरेशन से, तीन टॉपिक से है। धमनियों का वर्णन करने वाला सही कथन क्या है, यानी कि आर्टरीज का वर्णन करने वाला सही कथन क्या है। आर्टरीज वो वो ट्यूब्स होती है जो ब्लड को लेके जाती है कहाँ से, हार्ट से बॉडी के पार्ट की तरफ। और इनके अंदर ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये ब्लड हार्ट से आया है जो इसने लंग्स से साफ करवाया था।
तो ये बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, यहाँ तक बात ठीक है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, यहाँ तक की बात ठीक है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू हार्ट, नहीं ये बात गलत होगी, ये आर्टरीज की नहीं, ये वेंस की बात कह दी इसने आखिर में, क्योंकि दूसरे बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड लेके आती है उसको वेंस कहा जाता है। दे हैव थिन वॉल्स विद वाल्व्स इनसाइड, ये गलत बात है। आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होती, वेन्स के अंदर होती है। हार्ट जो है प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, इसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, बैक फ्लो जब नहीं होना है तो वाल्व्स की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब वेन्स के अंदर ब्लड आता है, वो बॉडी ऑर्गन से आता है, वहां कोई पंपिंग नहीं हो रही है, तो उसका ब्लड बहुत उसका ब्लड फ्लो बहुत, प्रेशर बहुत कम होता है, वो वापस ना चल पड़े, इसलिए उसके भी उसमें उसके अंदर वाल्व्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टरीज के बारे में कहा, इनके अंदर वाल्व जो होती है, ये गलत बात है। दे हैव थिक इलास्टिक वाल, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर नहीं है जी। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरिस, ये लो प्रेशर में नहीं होता, हाई प्रेशर में फ्लो होता है। लो प्रेशर होता है वेन्स के अंदर। दे हैव थिक इलास्टिक वाल विदाउट वाल इनसाइड, ये हो गया ठीक, वाल्स इनसाइड नहीं होती। ब्लड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट, ये चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेन्स के अंदर क्योंकि वहां से बॉडी ऑर्गन से ब्लड आता है तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, तो ब्लड का बैक फ्लो होने से बचाने के लिए उसके अंदर वाल्व्स होती है। आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होती। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड एज, किडनी के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है जो फिल्टर करती है, किडनी जिस जिस जिन चीजों से बनी होती है, छोटी छोटी जो पार्ट होते हैं उसको कहते हैं नेफ्रॉन। तो बेसिक यूनिट ऑफ किडनी ये होगी। और नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट न्यूरॉन होती है। यूरिटर, यूरिथ्रा, यूरिटर तो किडनी से जो पाइप आता है ब्लैडर के अंदर यूरिन को लेके, और यूरिथ्रा जहां से ब्लैडर से बाहर यूरिन आता है। चौथा आंसर हमारा हो गया। बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस जब होता है उसके अंदर क्या होता है, CO2 और H2O मिल जाते हैं। CO2 रॉ मटेरियल है, और H2 ये दोनों मिल जाते हैं, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में, जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप कर लेता है कौन, क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पर वाटर टूटता है जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस, इसी से ऑक्सीजन निकलती है। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो हमें मिलता है असल में वो वाटर से मिलता है, ध्यान रखिए। ओके, हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिच इन, अच्छा, जो ब्लड टिश्यू को छोड़ के निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, वो किस चीज में रिच होता है। हीमोग्लोबिन में तो रिच क्या होगा, हीमोग्लोबिन तो इक्वल ही रहती है। अब ये टिश्यू अगर ये टिश्यू के अंदर आ रहा होता है हार्ट की तरफ से, तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती, लेकिन ये टिश्यू से बाहर आ रहा है और ये हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इसके अंदर CO2 ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ज्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा रिच होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत कथन है, यानी कि तीन सही होंगे और एक गलत होगा। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, जी हाँ, ग्रोथ एक सिम्टम दिखाई देता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, छोटा पौधा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है, ऐसे ही छोटा बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, ये तो ठीक है। इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, बिल्कुल, वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, अपने आप को रिपेयर भी करते रहते हैं, आपको चोट लगती है बाद में हीलिंग हो जाती है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, आखिरी वाले को दे लेते हैं। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ये तो ठीक है। इसने कहा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, ऐसा नहीं है, कोशिकाओं के अंदर मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, मान लीजिए आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं या ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां पर आप वहां के फूड को तो कंज्यूम कर लेंगे और वहां पर आपको पेन होने लग जाएगा, लेकिन बाद में बाकी बॉडी के बाकी ऑर्गन से और कोशिकाओं से वहां पर भोजन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान कोशिकाओं के अंदर होता है, ये इसने गलत बताया कि आदान प्रदान नहीं होता है, तो तीसरा हमारा हो गया गलत। बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन पे।
द इंटरनल एनर्जी रिजर्वायर इन ऑटोट्रोफ क्या है? स्वपोषी में आंतरिक सेलुलर ऊर्जा का भंडार क्या है? स्टार्च है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तीसरा, स्टार्च के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, पहला तो ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये तो सही लग रहा है। विद इन प्लांट सेल द वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड CO2 इज रिड्यूस्ड, यही बात हमने बताई थी, तो दूसरा भी सही है। ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये ठीक है। तीसरा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि CO2 नहीं निकलती फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसने क्या कहा, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 निकाल देंगे। CO2 तो यूज करी भाई हमने, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में होता है, जो तीसरा जो है रेस्पिरेशन में होता है, ना कि फोटोसिंथेसिस में। तीसरा गलत हो गया। चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द प्लांट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। कौन सी फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, ज्यादातर प्लांट्स? अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट ले पाते एटमोस्फेयर के अंदर तो बहुत ज़्यादा फसल होती है हमारे यहाँ, लेकिन हमें यूरिया डालना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पौधे रिसीव नहीं करते। फिर नाइट्रोजन को जो फिक्स किया जाता है तो वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में फिक्स होती है, और इस फॉर्म में वो लेते हैं, प्रोटीन के रूप में नहीं लेते। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन N2 के रूप में नहीं लेते, अमीनो एसिड के रूप में नहीं लेते। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के रूप में पौधे जो है वो नाइट्रोजन को लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, पानी के साथ घुल के चले जाते हैं। विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इजी क्वेश्चन है। लाइट एनर्जी, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कौन सी है? फोटोसिंथेसिस उसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च बन जाता है, केमिकल बन जाता है, जिससे बाद में एनर्जी रिलीज की जाती है, केमिकल एनर्जी बन गई है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है? रेस्पिरेशन में उस केमिकल एनर्जी को फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ये तो पानी को उड़ाता है, जो पौधों के पत्तों से जो पानी उड़ता है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये अलग चीज है, ये जाइलम के द्वारा होती है। ये कोई एनर्जी को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया नहीं है। दूसरा आंसर हमारा हो गया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ दीज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। इनमें से कौन सा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है? जो हम बात कर रहे थे अभी भी, फोटोसिंथेसिस वगैरह की बात कर रहे थे, तो उसमें भी राइस है, व्हीट है, बटर है। बटर तो नहीं होगा, बहुत हैवी है। व्हीट भी स्टार्च होता है, उसके अंदर प्रोटीन भी होता है। राइस के अंदर भी स्टार्च होता है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा, सेलुलोज बनेगा। जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो आप ग्लूकोज पानी पी लेते हैं, या आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ठीक है। विच आउट ऑफ देम इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल इनमें से कौन सा है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन तो आउटपुट होगा, तो दोनों यहाँ पर होंगे। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया है, ठीक है। चौथा आंसर हमारा हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। अब बात करते हैं जो आप बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, डर की। लास्ट क्वेश्चन हो गया है कि सर बहुत डर लग रहा है। आज तारीख कितनी हो गई है? आज 17 फरवरी हो गया है, ठीक है, और 22 तारीख से आपके पेपर है। यानी कि आज के दिन को भी अगर इंक्लूड कर ले, हालांकि मेरी क्लास तो इवनिंग में होती है, तो आज का दिन तो जा चुका होगा, तो थोड़ा ही टाइम बचा है, तो आज के दिन को ना इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। तो आपके पास 4 दिन है, और कुछ बच्चों के पेपर 24 को, 26 को, किसी के पास ज़्यादा भी टाइम है। तो आप नया कुछ मत पढ़ो भाई। जितना नया पढ़ोगे, जितने नए न्यू टॉपिक उठाओगे, उतना ही डर लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कीजिए, बहुत सारे MCQ कर लीजिए, कभी भी डर नहीं लगेगा। गलत भी हो जाएगा, आंसर मिल रहा है साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन कीजिए जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने 4 से 5 रिवीजन पहले कर लिए हैं तो आप रिवीजन बहुत फास्ट होने वाला है। लास्ट में रिवीजन करके जाएंगे, बहुत फ्रेश फ्रेश सा याद रहेगा। कर लीजिए रिवीजन, ठीक है। अपने आप को जितना रिवीजन करेंगे, अभी एकदम से तो अगर आपने अभी शुरू किया पढ़ना तब तो डर लगना ही है।
और रिवीजन भी बढ़िया नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मैं पहले ही आपने 4-5 रिवीजन कर लिया है तो अगले रिवीजन आप में आप थकेंगे नहीं, आप निखरेंगे। ठीक है। दूसरा, आपको 180 क्वेश्चन करके आने हैं। 20 मैथ के चलो डिफिकल्ट लगा लियो, 160 क्वेश्चन में से चलो 10 आपके करंट अफेयर के हैं, परेशान कर सकते हैं। मैथ तो खैर इतना डिफिकल्ट भी नहीं आना। तो आप देखिए 170 नंबर का मैथ इंक्लूड करके ऐसा है जिसमें आपको एमसीक्यू में आना ही आना है। और ए, बी, सी, डी आपको आंसर याद करके लिखने नहीं है, आपको छाटने हैं। आंसर आपके सामने होंगे, पढ़ के गए होंगे तो आंसर बढ़िया होगा। दूसरा, 3 घंटे का पेपर है, बहुत टाइम होता है, 3 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है। आपके पास इनफ टाइम होगा अच्छे से आंसर देने का। मान लीजिए 10 से 20 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गए, फिर भी आपको 160 क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे। ठीक है। ये ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत डिफिकल्ट होने पर भी 160 क्वेश्चन बढ़िया आ जाएंगे। तो आप सभी बच्चे पॉजिटिव रहे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर तो आ ही गया है। आप ध्यान रखिए, पेपर नहीं होता और एक साल वैकेंसी ना आए तो फायदा ही क्या है। तो बेटर है वैकेंसी आ गई है, और ये वैकेंसी आई तो नेक्स्ट भी जल्दी आ जाएंगी। फिर मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। अपना पे विश्वास रखिए, आपसे बेटर कोई नहीं है। अपनी शक्तियों को याद कीजिए। ठीक है। अपने आप को शांत रखिए, और जब पेपर में जाओ तो पानी की बोतल जरूर ले जाना और कुछ बिस्किट वगैरह ले जाना। जय हिंद, जय भारत।